आज हम सभी जो चैप्टर ये पढ़ेंगे और समझेंगे, ये हमारा चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाओं व संघर्ष। आज क्षेत्रीय आकांक्षाओं व संघर्ष चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जान चुके थे कि 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन चुकी थी, जिसने सारे देश में अपनी शाखाएं जो हैं ये फैलाई। फिर 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1913 में हिंदू महासभा व 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी भी अखिल भारतीय दल हो गए। 1948 में बनी समाजवादी पार्टी व 1951 में बने जनसंघ ने अपने लिए अखिल भारतीय दलों में जगह बना ली। प्रांतीय स्तर पर कुछ छोटी पार्टियां जो हैं काम करती रही, नहीं कई सारी पार्टियां जब बनी, जिसमें से सबसे पहले फेमस पार्टी थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो जो बनी थी 1885 में। हम देखते हैं नेक्स्ट में कि 1967 के तीसरे आम चुनाव में नेहरू का नेतृत्व न होने के कारण कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर अपनी पराजय देखनी पड़ी। 1964 के आसपास जो है ना, ये नेहरू जी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में हुआ कि कई कारणों के वजह से उनके पार्टी को पराजय का मुख देखना पड़ा। अब क्षेत्रीय दलों का उभरना स्वाभाविक हो गया। इंदिरा गांधी की सरकार बनी, पर पहले जैसे राज्यों पर पकड़ न रही तथा दल बदल की प्रक्रिया भी तेज हो गई। जो दल या गुट या संगठन बिल्कुल महत्वहीन थे अपनी प्रभावी भूमिका निभाने लगे। यानी अब क्षेत्रीय दलों का बोलबाल प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। इन क्षेत्रीय दल के उदय के निम्नलिखित कारण थे। अब क्षेत्रीय दल किस वजह से उभरे, इसके जो थे ये निम्नलिखित कारण थे, जिसके हम समझेंगे। ये था कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के पास कोई महान नेता नहीं था। कामराज की अध्यक्षता में पार्टी काम कर रही थी। शास्त्री जी के बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाया गया। हम जानते हैं कि 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान, ताशकंद में जो अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर शास्त्री जी का निधन हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार बनी, इंदिरा गांधी का सरकार बना, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1975 कि आपातकाल ने कांग्रेस के शासन को इतना बदनाम कर दिया कि 1977 में कांग्रेस चुनाव हार गई। रायबरेली यानी यूपी के क्षेत्र से जो है इंदिरा गांधी ये चुनाव हार गई, यानी कांग्रेस के नेतृत्व का पतन हो गया। अर्थात यहाँ पर मोटे तौर पर देखा जा सकता है तो नेहरू जैसा नेतृत्वकर्ता नहीं होने के कारण से कांग्रेस के नेतृत्व का पतन हो गया। इसको यही बात है। अब है क्षेत्रीय असंतुलन। भारत विशाल देश है, यहाँ विविध सभ्यता संस्कृति के लोग हैं। कुछ देश संपन्न है तो कुछ काफी पिछड़ा हुआ है। सत्ताधारी नेताओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन तीव्र हो गया। चतुर क्षेत्रीय नेताओं ने लोगों को असंतोष को जगाया तथा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। जो क्षेत्रीय नेताओं थे, आसपास के नेताओं थे, उन्होंने उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा, कई सारा प्रलोभन दे करके, लालच दे करके। क्षेत्रवाद का संप्रदायवाद, जातिवाद व नस्लवाद से समागम। चतुर क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने हेतु संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद तथा नस्लवाद के तत्वों से अपना समांगन स्थापित किया, यानी किसी तरीके से भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। और उनका काम था अपनी ओर उन्मुख करना, उनका ध्यान अपनी ओर खींचना। 1996 के चुनाव के बाद ऐसा बड़ा परिवर्तन देखने में आया कि अनेक क्षेत्रीय दल केंद्र की गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। 1996 में देखने को मिला कि कई सारे दल केंद्र में शामिल हो गए, यानी कि दल बदलू प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि पंजाब का संकट तथा 1984 के सिख विरोधी दंगे। पंजाब भारत का बड़ा प्रांत था, जिसकी पश्चिमी भाग पाकिस्तान में चला गया। पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में चल गया। अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने मांग उठाई कि यदि धर्म के नाम पर मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया तो सिखों को सिखिस्तान जो ये शब्द लिखा हुआ है, इसका ये है सिखिस्तान मिलना चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना ने इसे नकार कर दिया। यानी कि पंजाब के क्षेत्रों के सिखों के कुछ लोगों ने मांग उठाई, जिसमें से तारा सिंह ने कहा कि जब पाकिस्तान मुसलमान भाई को दिया गया तो हमें भी जो है सिखिस्तान मिलना चाहिए, मगर कैबिनेट मिशन योजना ने इसे नकार दिया, मना कर दिया। नवंबर 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला लिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो 1955 में आई थी के आधार पर भारत में भाषाई राज्य बने, जिसमें से भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, तो 1900 भाषाई राज्य बने, तो लेकिन
पंजाब को द्विभाषी राज्य बनाया गया, इसलिए यहाँ पंजाबी बनाम हिंदी का विवाद खड़ा हो, यानी पंजाब में अभी और हिंदी में दोनों के बीच में विवाद स्थिति हो गया। क्योंकि पंजाब की लिपि अगर हम देखते हैं तो पंजाबी में है गुरुमुखी लिपि, जबकि हिंदी की लिपि है ये है देवनागरी लिपि, तो थोड़ा सा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गया का विवाद खड़ा हो गया। 1966 ईस्वी में पंजाब का विभाजन हुआ, जिससे हिंदी भाषी भागों का हरियाणा राज्य बना। पंजाबी सूबे की मांगें पूरी हुई तथा नरमपंथी अकाली संतुष्ट हुए। समस्या पैदा तब हुई जब असंतुष्ट व उग्र यानी कि गुस्साए हुए अकालियों ने संप्रदायवाद की राजनीति का सहारा लिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार को हिंदू राज का नाम दिया। उन्होंने कहा जो कांग्रेस सरकार है, ये कांग्रेस सरकार जो है ये हिंदू राज की सरकार है, तथा 1959 में बने गुरुद्वारा अधिनियम संशोधन का विरोध किया, जिसके कारण से गैर सिख थे उसमें वो भी प्रवेश इसमें पाने लगे थे। अब हम आगे देखते हैं। अमेरिका में रहने वाले जगजीत सिंह चौहान तथा लंदन स्थित गंगा सिंह ढिल्लों ने सिखों के अलग राज, अब इन्होंने खालिस्तान की मांग शुरू कर दी। अभी भी देखिएगा कि यह हल्ला अभी भी मचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अमेरिका में रहने वाले जगजीत सिंह चौहान तथा लंदन में स्थित गंगा सिंह ढिल्लों ने सिखों के अलग राज, जिसका नाम था खालिस्तान की मांग शुरू कर दी। ऐसे तत्वों ने आग्रह किया कि भारतीय संविधान में सिखों को अलग पहचान दिया जाए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि बौद्धों, जैनियों व सिखों को हिंदू माना जाए। उन्होंने ये अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि बौद्धों, सिखों और जैनियों को हिंदू कहा गया है, जबकि सिखों ने विरोध किया कि नहीं, इनको हिंदू स्पेशल इनका अलग कैटेगरी बनाया जाए, इनको हिंदू के दर्जा में नहीं रखा जाए, इनका यही मानना था। स्थिति और अधिक तब बिगड़ी जब उग्र अकालियों ने आतंकवाद का सहारा लिया। हिंदुओं तथा नरमपंथी अकालियों की हत्याएं होने लगी। ऐसे तत्वों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में शरण ली ताकि वे पुलिस के पकड़ से बच सके। अतः जून 1984 में सैनिक कार्यवाही किया गया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। ये काफ़ी फेमस ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके बारे में आप अधिक जानकारी अन्य जगह से स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यानी कि जो सिख उग्रवादी थे, जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कब्जा कर लिए थे, उसको वहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन जो चलाया गया, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। सेना ने मंदिर परिसर में घुसकर ऐसे तत्वों का दमन किया जिसमें भिंडरवाले व उनके साथियों की हत्याएं हुई तथा बड़ी संख्या में हथियार व गोला बारूद आदि बरामद किया गया। इस तरह पंजाब की स्थिति पर नियंत्रण स्थापित हुआ। किंतु यही क्रिया के कारण से, इस प्रतिक्रिया के कारण से 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बना। यानी इंदिरा गांधी के जो हत्या करने वाले थे उनके बॉडीगार्ड थे जो सिख थे, और सिख बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऑपरेशन से वो नाराज थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को गोलियों से भूंज दिया। तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। उनके सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्याएं कर दी, रोष में आकर के कर दी। लोगों ने इसके विरोध में क्या किया कि लोग ने रोष में आकर जो है ना, लोगों ने सिखों की हत्याएं करनी शुरू कर दी। एक दंगे का माहौल बन गया पूरी तरह से। हालात पर काबू पाने के लिए 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा जो संत लोगोवाल के बीच एक समझौता हुआ। बाद में कई सारा कंडीशन होने के कारण से तब यहाँ पर समझौता हुआ। समझौता होने के बाद तब कुछ शांति धीरे धीरे व्याप्त होने लगा। हम देखते हैं कश्मीर की स्थिति के बारे में। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य है। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसे भारतीय संघ में मिला लिया। पाकिस्तान इस विषय को अवैध मान्यता है, यानी मानता है, मान्यता भी देता है कि अवैध है, तथा घाटी के पाकिस्तान समर्थक इस विषय को अवैध
मानता है तथा घाटी के पाकिस्तान समर्थक इसके इशारे पर काम भी करते हैं। यानी पाकिस्तान जो है ये कश्मीर के विवाद को मानता है कि ये अमान्य है, मान्य नहीं है, और पाकिस्तान समर्थक कई सारे जो आतंकवादी हैं ये देखते हैं ये कश्मीर में सक्रिय भूमिका निभाते रहते हैं। 24 मार्च 2003 की घटना आप देख सकते हैं, ये काफ़ी दुख भरा दिन था। 24 मार्च 2003 को आतंकवादियों ने 24 कश्मीरी पंडितों की एक साथ हत्या कर दी। आतंकवादी हिंसा के कारण कश्मीरी पंडितों ने पलायन करना शुरू कर दिया। जम्मू के शरणार्थी शिविरों में ये यातनापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी भी देखिएगा, अभी कुछ महीना पहले एक द कश्मीर फाइल आया था जो पूरी तरह से कश्मीर पंडितों पर ही आधारित था। आप कश्मीरी लोग पंडितों का दर्द समझना चाहते हैं तो आप द कश्मीर फाइल मूवी देख सकते हैं, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं और इस छोटे से भाग को भी अच्छे से समझ सकते हैं। 2019 में मोदी सरकार ने 2019 में मोदी सरकार ने संसद से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराया तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून बनाया, जिनके तहत अनुच्छेद 370 निकाल कर इस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इस राज्य से लद्दाख अलग किया गया, दोनों भागों को संघ शासित क्षेत्रों में बदल दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं उत्तर पूर्व में चुनौतियां व प्रतिक्रियाएं। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में 7 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। ये सभी के सभी 7 सिस्टर कहे जाते हैं, 7 बहनें भी कहा जाता है। विकास की दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है तथा चीन, म्यांमार व बांग्लादेश से गुप्त सहायता पाकर यहाँ देशद्रोही तत्वों ने चुनौतीपूर्ण समस्याएं यहाँ पर पैदा कर दी है। यहाँ देशद्रोही तत्वों ने। देखते हैं नागालैंड। यहाँ नागा जनजाति लोग रहते हैं जिनमें ईसाइयों की संख्या बहुत अधिक है। स्वतंत्रता के बाद नागा नेता फीजो नाम याद रखिए, फीजो ने स्वतंत्र नागालैंड बनाने का आंदोलन चलाया। यह विच्छेदवादी आंदोलन था। भारत सरकार ने इसका दमन किया। 1963 में प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार ने असम के पूर्वी भागों को काटकर नागालैंड राज्य की स्थापना की। इससे नरमपंथी संतुष्ट हुए, लेकिन उग्रवादियों ने अपना आंदोलन जारी रखा और अभी भी कई सारा संगठन नागालैंड में है, उल्फा हो गया, या कई सारा जो अपना मांग करते रहते हैं कि नागालैंड को एक देश बना दिया जाए, ऐसे मांग करते रहते हैं। मिजोरम के बारे में देखते हैं। मिजोरम संघ शासित क्षेत्र था। यह लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल भूमिगत तत्व आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दे रहे थे। 30 जून 1966 को भारत सरकार के साथ लाल डेंगा ने समझौता किया, जिसमें कहा गया कि उसके साथ ही हिंसक कार्यवाही छोड़ देंगे तथा इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसी समझौते के तहत मिजोरम में शांति स्थापित हुई तथा उसे राज्य का स्तर मिल गया। विधानसभा के चुनाव हुए, जिनके फलस्वरूप लालडेंगा को मुख्यमंत्री का पद प्राप्त हुआ। यानी कि जो मांग किया गया था वो मिल गया, तो ये आंदोलन शांत हो गया। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। यह पहले उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी, यानी हम इसको कहते हैं नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसको शॉर्ट में नेफा भी कहते हैं, नेफा भी कहा जाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता था। यह क्षेत्र तिब्बत से मिला, किंतु 1914 में डाली गई मैकमोहन रेखा इसे अलग करके भारत का राज्य बना देती है। 1959 में इसी समय तिब्बत पर चीन ने कब्जा भी किया था। 1959 में सीमा विवाद उठाकर चीन ने इसे प्राप्त करने की मांग की और मैकमोहन रेखा को अमान्य बताया कि जो मैकमोहन रेखा है ना, एकदम अमान्य। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके इसके कुछ भाग पर अवैध कब्जा कर लिया। 1971 में इसे संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। 1986 में इसे राज्य का दर्जा मिल गया, लेकिन चीन का यह आग्रह है कि यह क्षेत्र, जिसे वे तवांग कहते हैं, चीन के प्रदेश में आता है। भारत इसे स्वीकृत नहीं करता। काहे करेगा? एकदम नहीं करेगा। भारत का है, भारत करेगा। आप देखते हैं हम नेक्स्ट में त्रिपुरा में
दशरथ देव बर्मन के नेतृत्व में त्रिपुरा उपजाति युवा समिति ने अपना आंदोलन शुरू किया। उन्होंने मांग की कि त्रिपुरा से सभी भूटियों अर्थात बाहरी लोगों को बाहर किया जाए। जिन विदेशियों ने भूमि पर कब्जा कर लिया है वह त्रिपुरा वाले को मिलना चाहिए। ऐसे तत्वों को लालडेंगा का मिजो नेशनल फ्रंट गुप्त सहायता दे रहा था, लेकिन 1986 के मिजोरम समझौते के बाद यह सहायता बंद हो गई, क्योंकि लाल लाल वहाँ पर हम देख सकते हैं लालडेंगा का मांग पूरा हो गया था, बंद हो गई। अब इन्हें बांग्लादेश से गुप्त सहायता मिल रहा है त्रिपुरा के विद्रोहियों को। स्थिति को काबू में रखने के लिए भारत सरकार ने त्रिपुरा सुरक्षा कानून भी लागू किया है। मणिपुर के बारे में देखते हैं। 1956 मणिपुर 1956 में यह सांग-साची क्षेत्र बना, जिसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। यहाँ मैताई जाति के लोगों की बहुत संख्या है जो अपने क्षेत्र को बृहद नागालैंड में मिलवाने का विरोध करते हैं। नागालैंड वालों ने क्या किया था, बृहद नागालैंड बनाने की घोषणा कर दी कि बहुत बड़ा नागालैंड बनाएंगे, एक देश बनाएंगे और वहाँ पर अपना शासन व्यवस्था करेंगे। मगर मणिपुर के जो क्षेत्र मैताई जो जाति के लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा असम के पहाड़ी क्षेत्रों के जनजाति ने असमिया से संस्कृति के प्रभाव से बचने के लिए आंदोलन चलाया। निकोलस राय के प्रयत्नों से क्षेत्र की पुरानी जिला परिषद का अधिकार मिला। 1969 में इस क्षेत्र को असम के भीतर उपराज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला। यानी असम के क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1971 में मिल गया। चूँकि हर संघ शासन में केंद्र व राज्यों के बीच विवाद या संघर्ष चलते रहते हैं, राज्यों के भीतर भी विवादों या संघर्षों का दौर चलता रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि उनका लोकतांत्रिक ढंग से तथा संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान होना चाहिए। यानी संघ में और केंद्र राज्यों के बीच तो विवाद होते रहता है, संघर्ष होते रहता है। बात ये देखना चाहिए कि भले विवाद होता रहता है मगर दोनों के बीच में समाधान की स्थिति होना चाहिए। यानी दोनों आपस में बैठ के वार्ता करके एक दूसरे का समाधान करें, एक दूसरे की परेशानी को समझें। ठीक है, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। इस स्माइली के साथ हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, आप भी खुश होकर खूब नोट्स बनाइए, एकदम बना बना के खुश होइए नोट्स को। धन्यवाद।